दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे मनहूस घर के बारे में है जिसमें कविता को फेस करना पड़ता है। एक जिन नहीं बल्कि जिन पूरी फैमिली को, जिन्होंने उसकी पूरी जिंदगी में डर और दहशत का साया छोड़ दिया। उसका विश्वास, उसका प्यार, सब कुछ उससे छीन लिया था। कविता अपने माँ बाप की इकलौती लड़की होती है। कविता की माँ बाप ने कविता को बड़े लाड प्यार से पाल पोसकर बड़ा किया था। वो अब शादी के लायक हो गई थी। उसके माता पिता ने कविता के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढा जो स्वभाव में काफी अच्छा था और सरकारी नौकरी करता था। साथ ही साथ वो एक सामान्य परिवार से बिलोंग करता था। उस लड़के का नाम राजेश था। राजेश का परिवार गांव में रहता था और राजेश गाजियाबाद में नौकरी किया करता था। कविता और राजेश की शादी के बाद दोनों को ही गाजियाबाद में ही रहना था। वहां पर राजेश ने किराए का मकान देख लिया था क्योंकि शादी से पहले राजेश पीजी में रहा करता था। शादी के बाद दोनों ही वहीं अपना गुजर बसर कर रहे थे और प्यार से अपनी शादीशुदा जिंदगी काट रहे थे। शादी को अब 5 साल हो चुके थे, लेकिन कविता की अब तक कोई भी संतान नहीं हुई। एक दिन अचानक खबर आई कि कविता के माता पिता का कार एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें उन दोनों की वही मौत हो गई थी। इस बात का कविता को बहुत बुरा सदमा लगा। कविता बेहद परेशान रहने लगी थी। कविता का पति भी कविता को समझाता, लेकिन फिर भी वो अपने मन को इस दुख से निकाल नहीं पा रही थी। राजेश जानता था कि कविता को जानवरों से बहुत प्यार है, इसलिए उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए वो अपने घर में 6-7 छोटे छोटे पप्पीज ले आता है। राजेश को भी उसके इस शौक से किसी तरह की आपत्ति नहीं थी। कविता का पूरा दिन उन पप्पीज के साथ खेलने, उनको खिलाने पिलाने और उनकी साफ सफाई रखने में चला जाता था, जिससे उसका मन भी बहला रहता था। अब कविता के माता पिता की जो भी संपत्ति थी, उसका वारिस कविता के अलावा कोई और नहीं था, क्योंकि कविता उनकी एक लौती संतान थी। कविता के पिताजी की कुल मिलाकर 35,000 की प्रॉपर्टी थी, जो कि कविता को दी गई थी। अब कविता और उसका पति राजेश सोचते हैं कि क्यों ना मम्मी पापा के इन पैसों से हम एक अच्छा सा छोटा घर खरीद लें। काफी समय से हम किराए के मकान में रह रहे हैं। हर कोई अपने पैसे का सही उपयोग करने के बारे में सोचता है। बिल्कुल ऐसे ही कविता और राजेश ने सोचा। उन्होंने जगह जगह पर अच्छा और सुंदर घर ढूंढना तलाश कर दिया। कविता ने काफी घर देखे, लेकिन एक बार वो एक बिल्डर के साथ एक घर देखने के लिए गई। उसने देखा कि घर काफी बड़ा है और काफी सारे कमरे भी हैं। छत भी काफी बड़ा है और छत के ऊपर गार्डन जैसा हिस्सा भी बना हुआ है, जो कि बैठने के लिए और शाम को समय बिताने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। वहां पर उसके छोटे छोटे पप्पीज भी आराम से खेल सकते थे। कविता को उस घर से एक लगाव सा महसूस हुआ और वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आया और उसे एक पल भी ये ख्याल नहीं आया कि इसके अलावा वहां कोई और भी घर देखे। फिलहाल तो उसने बिल्डर को अपनी तरफ से हाँ कह दिया, लेकिन उसने कहा कि मैं शाम को दोबारा अपने पति के साथ आऊंगी और आपको पक्का कंफर्म करके बता दूंगी कि हमें यह मकान लेना है या नहीं। फिर शाम को कविता और राजेश दोनों घर देखने के लिए आते हैं। कविता उस घर की तारीफ करते नहीं थकती, लेकिन राजेश को वहां से एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसे अजीब सी खामोशी लग रही थी। उसका मन उस घर को लेने का एक पल भी नहीं माना। कविता राजेश से पूछने लगी, आपको यह घर कैसा लगा? लेकिन राजेश ने कोई खास जवाब नहीं दिया और वो वापस घर चलने के लिए कहने लगा। उसके बाद कविता ने घर जाने के बाद राजेश से पूछा, बताइए ना, आपको वो घर कैसा लगा था? तो राजेश ने साफ साफ शब्दों में कह दिया, सुनो कविता, मुझे वो घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं उस घर को खरीदने के पक्ष में नहीं हूं। राजेश की बात सुनकर कविता का चेहरा उतर गया और वो दुखी हो गई। कविता ने पूछा, राजेश, आपको वो घर पसंद क्यों नहीं आया? तो राजेश ने कहा, देखो कविता, मुझे उस घर में पता नहीं क्यों बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी। एक अलग तरीके का सन्नाटा सा छाया था वहां पर। मेरा मन कर रहा था कि कितनी जल्दी मैं यहां से चला जाऊं। कविता, मेरी बात मानो, उस घर को छोड़ दो। बहुत और भी घर है और इससे अच्छा घर देख लेंगे। लेकिन कविता ने साफ इनकार कर दिया। पता नहीं किस चीज ने उसे उस घर की तरफ मोहित किया हुआ था। कविता और राजेश में
उस घर को लेकर काफी दिनों तक वाद विवाद भी चला। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। आखिर में राजेश को कविता की जिद के आगे घुटने टेकने ही पड़े, क्योंकि राजेश कविता से दिल और जान से प्यार करता था और उसे उसकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अपने प्यार की वजह से और उसे खुश रखने के लिए उसने घर लेने के लिए हां कर दी। सभी कागजी कार्रवाई पूरी हो गई। मकान अब कविता और राजेश का हो गया था। उस मकान के 2 फ्लोर थे। ग्राउंड फ्लोर पर एक मनीष नाम के प्रोफेसर और उनकी फैमिली रहते थे, और फर्स्ट फ्लोर को कविता और राजेश ने खरीदा था। कविता और राजेश ने अपने नए घर में शिफ्ट कर लिया होता है, सामान भी सेट कर लिया होता है, और वहां वो आराम से रहने लगते हैं। कविता के पति राजेश ने थोड़ा बहुत पैसा एक अपने छोटे से कारोबार में भी लगाया होता है, जहां पर बच्चों के टॉयज बनते हैं, तो उस बिजनेस में उसने अपना पैसा लगा दिया। कविता वहां पर नई थी, इसलिए जान पहचान बढ़ाने के लिए वह बाहर आपस में लोगों से बातचीत करा करती थी। कविता के नए घर के 3 घर छोड़कर एक लड़का रहता था। उसका नाम निखिल था। वो 11th क्लास में पढ़ता था। कविता की निखिल से भी काफी अच्छी बातचीत होने लगी। निखिल कविता को बड़ी दीदी की तरह मानने लगा था। कविता के नीचे वाले फ्लोर में जो प्रोफेसर रहते थे और उनकी फैमिली से भी कविता ने अपनी बातचीत बढ़ाई, क्योंकि कविता एक मिलनसार तरह की लड़की थी। उसे सभी से बातचीत करते रहना और सबका हाल चाल पूछना बहुत अच्छा लगता था। निखिल जैसा कि एक स्कूल में पढ़ने वाला लड़का था, तो स्कूल से आने के बाद अपनी पढ़ाई करके वो सीधा कविता दीदी के घर चला जाता था और वहां पर उनके पप्पीज के साथ खेला करता था और कविता से काफी बातें भी किया करता था। और अब कविता की जिंदगी खूब अच्छे से और खुशनुमा सी चल रही थी। जैसा कि कविता को जानवर पालने का बहुत शौक था, तो वो मछलियों का एक बड़ा सा एक्वेरियम भी लेकर आई, क्योंकि वो सोचती थी कि जिस दिन मेरा अपना खुद का घर होगा, उस दिन मैं मछलियां भी लेकर पालूंगी। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपना समय बिता रहे थे। एक दिन कविता अपनी छत के ऊपर शाम के समय घूम रही होती है और पपीज को खाना खिला रही होती है, तो अचानक उसे कांच के टूटने की आवाज आती है। कविता घबराते हुए सीढ़ियों से नीचे जाकर क्या देखती है कि उसका एक्वेरियम टूटकर जमीन पर फैला पड़ा है। कविता भागी भागी जाकर बाथरूम में से एक बकेट लेकर आती है और सारी मछलियां जितनी हो सके उठा उठाकर बाल्टी में डालने लगती है। लेकिन फिर भी उसमें से 6 मछलियां मर चुकी थीं, जिन्हें कविता बचा नहीं सकी। वह चाह रही थी कि ज्यादा से ज्यादा मछलियों की जान वो बचा ले, लेकिन उसे एक अजीब चीज ये लगती है कि इतना लेटेस्ट टेक्निक का बना हुआ ग्लास ऐसे कैसे टूट सकता है। जिस तरह से वो फिश एक्वेरियम टूटा हुआ था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो गिरकर नहीं टूटा हो, बल्कि ऐसा लग रहा था कि किसी ने उस पर किसी चीज से मारकर उसे तोड़ा हो। यह देखकर कविता को अजीब सी घबराहट हुई और उसने अपना पूरा कमरा देखा कि कहीं कोई घर में घुसा तो नहीं, लेकिन घर में कोई भी नहीं मिला। इसके बाद रात को जब काम से राजेश घर वापस लौटता है, तो कविता उसे सारी बात बताती है। राजेश को बहुत बुरा लगता है। फिर वो कविता को समझाता है, अरे कोई बात नहीं, टूट गया तो जाने दो ना, कांच ही तो था। अरे क्या भरोसा, कैसे गिर गई। इसके बाद कविता ने मछलियों वाली बाल्टी को ऊंचाई वाली सुरक्षित जगह पर रख दिया। फिर कविता और राजेश सोने चले गए। जब सुबह उठकर उसने कमरे से बाहर निकलकर देखा, तो जो उसने देखा वो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह क्या देखती है कि बाल्टी गिरी पड़ी है और सारी मछलियां जमीन पर फैली हुई मरी पड़ी हैं, और अजीब तरीके से उन मछलियों के टुकड़े टुकड़े हो रखे थे। मछलियों के अजीब तरह से टुकड़े किए गए थे। अगर कोई जानवर बाल्टी को गिराता तो जरूर वो मछलियों को खा जाता, लेकिन उन मछलियों को तो काट कर उनका खून चूसा गया था। लेकिन वो इस सोच में पड़ी थी कि इस तरह से कौन सा जानवर खाता होगा। कविता ने जल्दी से राजेश को बुलाया। राजेश, राजेश जल्दी आओ, यहां ये देखो। राजेश भागा भागा अचानक से उठकर आता है और देखता है कि सारी मछलियां टुकड़ों में कटी हुई जमीन पर पड़ी हुई है। उसमें एक चीज पर और ध्यान दिया कि इन सब मछलियों का खून छोसा हुआ है और उन्हें ऐसे ही फेंक दिया गया है। साथ ही साथ जगह जगह पर खून के छींटे भी पड़े हैं। तो राजेश ने बोला, ये सब क्या है? कविता, तुमने घर के खिड़की दरवाजे ठीक से तो बंद किए थे ना? तो कविता बोली, जी हां,
मैंने सभी खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से बंद किए थे। फिर भी कविता ने दोबारा तसल्ली के लिए फिर से दरवाजे खिड़कियों को चेक किया, लेकिन सभी बंद थे। और अब कविता का मन यह मानने को तैयार नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। उसका पूरे दिन मन परेशान रहता है। कविता एक बहुत पूजा पाठ करने वाली लड़की होती है। उसे भगवान पर अटूट विश्वास होता है और कविता दोनों वक्त भगवान की पूजा पाठ किया करती थी। कविता कुछ समय से दिलों दिमाग से बहुत परेशान रहने लगी थी। ज्यादातर कुछ बीमार भी रहने लगी थी। उसे अपनी छाती में कुछ दर्द सा महसूस होता था। वो डॉक्टर से भी जाकर मिली तो डॉक्टर ने दवाई दे दी और कहा कि खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजेश भी कुछ परेशान सा रहने लगा था। जीज बिजनेस में राजेश ने पैसे लगाए थे। बिजनेस भी बहुत ज्यादा नुकसान में चल रहा था। साथ ही साथ कविता और राजेश में बिना बात की बातों पर अधिकतर लड़ाई झगड़े मनमुटाव से रहने लगे थे। दोनों के रिश्ते में कड़वाहट सी आ गई थी। कविता के माता पिता की संपत्ति के जो पैसे मिले थे, अब वो भी लगभग खत्म होने के कगार पर आ रहे थे। तो एक दिन राजेश ने कविता से कहा, कविता, मैंने तुम्हें उसे दिन कहा था, जिस दिन तू ये घर खरीदने के लिए मुझे जबरदस्त मना रही थी कि ये घर बहुत बड़ी मनहूसियत है हमारी जिंदगी में, क्योंकि जब से हम इस घर में आए हैं मैं बस परेशान हूं। तुम भी बीमार रहने लगी हो और अजीब अजीब सी चीजें हर पल मुझे यहां महसूस होती हैं। कविता झुंझलाहट में कहने लगी, अरे आप तो बस इस घर के पीछे ही पड़े रहते हैं, घूमा फिराकर हर बात का कसूरवार आप यहां पर आना ही मानते हैं। कविता और राजेश के बेंच फिर दोबारा झगड़ा होना शुरू हो जाता है। अगले दिन राजेश कविता के नाम की एक चिट्ठी छोड़कर अपनी सारी बात उसमें लिखकर वहां से चला जाता है। राजेश ने छठे में लिखा कि कविता, अब मैं तुम्हारे साथ और जिंदगी नहीं बिता सकता। हमारे बीच रिश्ता अब बेहद खराब हो चुका है। पता नहीं हमारे प्यार को कौन सी मनहूस नजर लगी है। मैं ये घर छोड़कर और तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूं। कविता को यह चिट्ठी राजेश के जाने के अगले दिन मिलती है। उसे इतना भी मौका नहीं मिल पाता कि वो राजेश को रोक सके। कविता ये सारी बातें जानने के बाद बेहद टूट जाती है। उसे लगता है मेरा इतने सालों का रिश्ता राजेश से एक पल में कैसे टूट सकता है। वह बुरी तरह रोने लगती है। कविता के इसी दुख को चलते चलते काफी समय बीत जाता है। वो अपने आप को बिल्कुल अकेला तड़पता हुआ महसूस करती है, लेकिन फिर कविता अपने आप को संभालना है और कहती है कि जो कुछ भी है जिंदगी में मुझे भगवान की मर्जी समझकर स्वीकार करना चाहिए। और फिर इसके बाद कविता पर एक के बाद एक परेशानियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। कविता अपने पपीज के साथ अपना समय बिताते हुए पूरा दिन निकाल देती थी। दिन अचानक बहुत बड़ी अनहोनी होती है। कविता का एक पपी उसी रात को लिविंग रूम में मरा हुआ मिलता है। इसे देखकर कविता बेहद हैरान और दुखी हो जाती है। पप्पी की मरने की हालत कुछ अजीब सी होती है, जैसे उसे किसी ने काट कर उसका सारा खून चूस लिया हो और वहां खून के कुछ छींटे से पड़े हुए थे। अगले ही दिन कविता का दूसरा पप्पी किचन में इसी हालत में मरा हुआ मिलता है और उसके अगले दिन उसका तीसरा पप्पी छत पर बिल्कुल ऐसे ही बिना खून के मरा हुआ मिलता है। अब कविता एकदम दुखी और बेहद परेशान हो गई। जैसा कि वो इस समय घर में अकेली थी और उसके साथ कोई ऐसा भी नहीं था जिससे वो अपनी बात बता सके, तो कविता परेशान होकर अपने नीचे वाले फ्लोर में जो प्रोफेसर साहब रहते थे उनके यहां गई और उन्हें ये सारी पप्पीज के मरने की बात बताई। प्रोफेसर ने कहा, सुनने में ये तो बहुत अजीब लग रहा है। कविता, एक काम करो, तुम पूजा पाठ करने का जो नियम करती हो उसमें भगवान की आस्था जरूर रखो और अपना मन कहीं भी डगमगाने मत देना। तुम भगवान का सदैव नाम मन में लेते रहना देखना, धीरे धीरे सारी चीजें सही होना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद कविता तुरंत ही निखिल के साथ उस चौकीदार के पास जाती है जो उस फ्लैट के चौकीदारी करता है। कविता चौकीदार से पूछती है, किस मकान में जिसमें मैं भी आई हूं कुछ परेशानी है क्या? तो चौकीदार बोलता है, जी हां मैडम, जिस घर में आप रहती है असल में वहां एक जीन और उसका पूरा परिवार रहता है। यह बात मैं आपको पहले बताना चाहता था जब आप यहां पर शिफ्ट हो रही थी, लेकिन इस फ्लैट के मालिक ने मुझे यह सब बताने के लिए
मना कर दिया था और नौकरी से निकालने की धमकी दी थी, और इसीलिए मैंने आपसे कुछ नहीं बताया। आज जब आप मुझसे खुद पूछने आई है तो मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूं। जो कोई भी इस फ्लैट में रहने आया है उसने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है और बर्बाद हो गया है। जितनी जल्दी हो सके आप यहां से चले जाइए, वरना आपके पास जो कुछ बचा कुछ है वो ये कुछ नहीं छोड़ेगा, और शायद आपको भी नहीं। चौकीदार की बात सुनने के बाद कविता अंदर तक सहम गई थी। डर के मारे उसकी हालत खराब थी। जैसे कि पहले उसको इस घर के बारे में कुछ नहीं पता था तो वह आराम से रह रही थी, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि इस घर में तो जिन्नात रहते हैं। कविता को अपने घर के ही अंदर जाने से घबराहट सी होने लगी। फिर उसे अचानक याद आया उसके जो पप्पीज़ जिंदा है बाल घर में ही है। उसके बाद तो वो हिम्मत करके घर के अंदर गई और उसने देखा कि सामने का कमरा खुला हुआ है। उस कमरे के अंदर खून के छींटे पड़े हैं। उन खून के छींटों को देखकर कविता घबरा गई। उसने सबसे पहले अपने पप्पीज को चेक किया। सारे पप्पीज तो ठीक ठाक हैं, लेकिन ये खून के छींटे आए तो आए कहां से? कविता ने उन खून के छींटों को साफ किया और चुपचाप पूजा पाठ करने लगी, और गायत्री मंत्र का जाप किए जा रही थी। और लौटे में गंगा जल लेकर उसने पूरे घर में छड़का और लौटा रखकर घर के बीचों बीच खड़ी होकर कहने लगी, जो कोई भी इस घर के अंदर है, मुझे और मेरे जानवरों को किसी तरह का नुकसान मत पहुंचाना। इतना कहकर वो अपने इधर उधर कामों में लग गई। रात का समय था। अचानक से कविता की डोरबेल बजती है। कविता सोचती है इस समय कौन होगा। वो उठकर दरवाजा खोलती है तो नीचे वाले फ्लोर में जो प्रोफेसर साहब रहते थे वो होते हैं और बोलते हैं, कविता तुम्हारे घर से बड़ी जोर जोर से आवाज आ रही है। मैं पढ़ाई कर रहा था, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्चे दौड़ रहे हो। तो कविता कहती है, मेरे घर में से, और वो भी शोर, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो एकदम अकेली रहती हूं। और इस समय आप खुद देख लीजिए कि कितना सन्नाटा मेरे घर में। जैसे ही प्रोफेसर साहब थोड़ा अंदर जाकर देखते हैं तो अचानक वही रुक जाते हैं। उनकी नजर कविता के पीछे की तरफ बढ़ती है और वो देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, जैसे उन्होंने किसी भयानक शकल को देख लिया हो। प्रोफेसर साहब के मुंह से बस एक ही बात निकली, कविता जल्दी से इस घर को छोड़ दो और अपना ध्यान रखना। तो कविता कहने लगी, क्या हुआ प्रोफेसर साहब, आप बार बार पीछे क्या देख रहे हैं? प्रोफेसर ने कहा, कुछ नहीं, मैं जा रहा हूं। दरवाजा बंद कर लो, लेकिन अपना ध्यान रखना। इतना कहकर प्रोफेसर साहब वहां से चले गए। कविता ने पीछे पलट कर देखा तो कोई भी नहीं था। उसे प्रोफेसर साहब का यह व्यवहार बड़ा अजीब सा लगा। खैर, उसके बाद वो जाकर सो गई। लेकिन सुबह उठकर जब उसने वो मंजर देखा तो वो तड़प तड़प कर रोने लगी। उसका एक प्यारा सा पप्पी उसी के कमरे के अंदर कोने में मरा पड़ा था। बाकियों की तरह उसका भी खून चूसा गया था। अपने पप्पी के लिए वो बहुत ज्यादा दुखी थी। प्रोफेसर साहब उसका रोना सुनकर भागे आए। उन्होंने ये मंजर देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा, और फिर इसके बाद उस पप्पी को उठाकर वहां से सामने के गार्डन में दफना दिया गया। प्रोफेसर साहब ने रोती हुई कविता को संभालना और उससे बात की। कविता, कल जब मैं तुम्हारे घर आया था तो मैंने कुछ देखा था। कविता कहने लगी, हाँ प्रोफेसर साहब, आप काफी डरे हुए थे, क्या बात थी? तो प्रोफेसर ने कहा, कविता, कल मैंने तुम्हारे घर में तुम्हारे पीछे एक बहुत भयानक शक्ल की औरत को देखा था। उसके लंबे बाल, गंदे दांत भयानक और डरावनी शकल थी। वो लगातार घूर घूर कर मुझे ही देखी जा रही थी, और उसकी डरावनी आंखें देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कुछ बोल पाता। असल में मैं इन चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता, लेकिन जो कुछ भी मैंने कल देखा था उसके बाद पूरी रात में सो नहीं सका। कविता, उस घर में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। कविता, ये चीज किसी के बस की नहीं है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम्हें इस घर को छोड़ देना चाहिए। मैं एक पंडित जी के बारे में जानता हूं, तुम जाकर उनसे मिलो, और अभी जाओ, वो कुछ ना कुछ हल जरूर देंगे। प्रोफेसर साहब ने जो पता दिया था, कविता तुरंत उस पते पर गई। वहां पर पंडित जी से मिली और उन्हें सारी बात बताई। पंडित जी ने कविता के हाथ में मंत्र पढ़कर एक नींबू रखा और से मुट्ठी बंद करने के लिए कहा।
कविता ने जब मुट्ठी बंद की और फिर खोली तो वो नींबू लाल हो गया था। कविता घबरा गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। कविता ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, ये सब क्या है? पंडित जी ने कहा, बेटी, जितनी जल्दी हो सके तुम उस घर को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे घर में खून पीने वाले जिन्नात रहते हैं और आखिरी में वह तुम्हारा खून पिएंगे और तुम्हें भी मार देंगे। कविता घबरा जाती है और कहती है, ऐसा क्यों? पंडित जी कहते हैं, क्यों? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या कि धीरे धीरे तुम्हारे घर के सभी जानवर मरते जा रहे हैं? वो जिन्नात खून के प्यासे हैं। ये तो शुक्र है भगवान का कि तुम सुबह शाम पूजा पाठ करती हो और गायत्री मंत्र पढ़ती हो, वरना वो जिन्नात कब का तुम्हें मार चुके होते। मैं एक ताबीज बनाकर देता हूं, इसे हमेशा तुम अपने पास रखना। फिलहाल अब तुम्हारे घर में किसी तरह की कोई मौत नहीं होगी। कविता ने वापस आकर सारी बात प्रोफेसर को बताई। प्रोफेसर साहब ने कहा, कविता, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। तुम उस घर को खाली करने का इंतजाम करो और जल्दी से ऑनलाइन रेंट पर मकान देखना शुरू करो। बाकी तुम्हारी मदद मैं कर दूंगा। इसके बाद कविता अपने घर आ गई और सोने के बाद जब वो सुबह उठी तो उसके घर की डोरबेल बजी। कविता ने दरवाजा खोला तो सामने प्रोफेसर साहब खड़े थे। साहब बोले, कविता, कल मेरे साथ एक अजीब सी चीज हुई। कल रात को जब मैं सोया तो मेरे सपने में वही बुरी शक्ल की औरत आई जो मैंने तुम्हारे घर पर देखी थी और जिसे देखकर मैं घबरा गया था। वो मुझसे बोली, तो उस घर से और उस लड़की से दूर रहे। अगर तू मेरे बीच में आया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरे साथ कुछ ऐसा कर दूंगी कि तू बहुत पछताएगा। तेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए इस पचड़े में मत पड़। कविता ये सुनकर घबरा गई और रोने लगी। तभी प्रोफेसर ने कहा, कविता, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम अकेली नहीं हो तो मेरी बहन जैसी हो। तुम्हें इस घर से बाहर निकलने में मैं पूरी मदद करूंगा। बस तुम जल्दी से ऑनलाइन रेंट पर घर देखना शुरू करो। अब रात को सारा काम खत्म करके कविता सोने चली गई। आधी रात को कविता को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी छाती पर किसी ने दबाव डाला है। उसकी अचानक से आंख खुली। तब उसने क्या देखा? एक बहुत भयानक शक्ल की औरत उसकी छाती पर बैठकर उसका गला दबा रही है। कविता बुरी तरह से छटपटाने लगी और उसने गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। जाप करते करते ही अचानक वो औरत गायब हो गई। कविता घबराकर हड़बड़ाहट में उठी और उसे लगा जैसे उसने कोई सपना देखा हो। लेकिन जब उसने शीशे में जाकर देखा तो उसकी गर्दन पर नाखून के निशान बने हुए थे, जिन्हें देखकर कविता बेहद घबरा गई। वो पूरी रात नहीं सो पाई। इसके बाद वो अपने हाथ में गीता की किताब को लेकर बैठकर पढ़ती रही। अचानक ही सुबह के 5:06 बजे कविता के पास प्रोफेसर साहब का फोन आया। हेलो, हाँ कविता, मुझे अचानक से अपने गांव जाना पड़ रहा है। अभी खबर आई कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया है। प्रोफेसर साहब बुरी तरह से रो रहे थे। कविता समझ गई थी कि ये सब उनके साथ कैसे और किसने किया। फिर प्रोफेसर साहब बोले, कविता, उस रात सपने में आकर उस जिन्न औरत ने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी कि मुझे तुमसे और तुम्हारे घर से दूर रहना होगा, लेकिन मैं उसकी बातों को नजरअंदाज करके तुम्हारी मदद करना सही समझा और उसका अंजाम मेरे साथ आज इतना बुरा हुआ। कविता, अब आगे मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मुझे माफ कर दो। तुम अपनी मदद खुद करो। मैं बस तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना कर सकता हूं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। कर कविता बेहद टूट चुकी थी। एक ही इंसान था जो उसकी मदद करने के लिए तैयार था, लेकिन अब तो कोई भी नहीं है और वो किसी और से मदद मांगने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जैसा कि प्रोफेसर साहब के साथ हुआ वैसा ही वो जिन और किसी को उसकी मदद करने नहीं देते। वो गायत्री मंत्र पढ़कर लगातार भगवान से प्रार्थना करते हुए कहने लगी, भगवान, कोई रास्ता दिखाइए, मुझे इस मुसीबत से निकालिए, मेरी जान बचाइए। तभी अचानक से कविता के फोन पर निखिल का फोन आता है। निखिल कहता है, दीदी बिना कुछ बोले चुपचाप घर से बाहर आओ और मुझे फोन करो। कविता ऐसा ही करती है। वो फोन कट करती है और घर से बाहर नीचे उतर कर आती है और फिर निखिल को फोन करती है। निखिल कहता है, हेलो दीदी, जब भी मैं आपको कॉल करूंगा आपको अपने घर के अंदर बात नहीं करनी है।
क्योंकि हो सकता है वहां हमारी बात वो जिन्नात सुन ले। इसलिए जब भी बात करना बाहर निकल कर करना। कविता ने निखिल से सारी बात बताई तो निखिल कहने लगा, दीदी आपको मुझे पहले भी तो ये बात बता देनी चाहिए थी ना दीदी। मैं आपके लिए एक रेंट पर बाहर मकान देखता हूं। आप चुपचाप आराम से धीरे धीरे अपना सामान इकट्ठा करना शुरू करो और ध्यान रहे हमारे इरादों का वन्यनाथों को पता नहीं चलना चाहिए। शाम को फिर निखिल का फोन आता है तो कविता बाहर आकर बात करती है। वो कविता से कहता है, दीदी मैंने आपके लिए एक छोटा सा कमरा देखा है, फिलहाल आप वहां रह लेना। कल सुबह 7 बजे मैं 5-6 मजदूरों को लेकर आऊंगा और हमें फटाफट घर खाली करना है बिना रुके। इसके बाद निखिल और कविता ने सब कुछ प्लान कर लिया था। अगले ही दिन 7-8 बजे सारे मजदूर आए, नीचे ट्रक आ गया था। मजदूरों ने फटाफट सामान बाहर किया और ट्रक में डालना शुरू किया। जब थोड़ा सा ही सामान रह गया था तभी अचानक से उस मकान की खिड़की दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। ये सब देखकर वहां के सारे मजदूर घबरा गए और वहां से भाग खड़े हुए। आखिर में उस घर में चौकीदार निखिल और कविता ही रह गए थे। वो लोग भी वहां से भागे। कविता और निखिल तो नीचे उतर गए थे, लेकिन चौकीदार थोड़ा पीछे रह गया था। अचानक से बहुत जोर से धक्का लगा और वो सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आकर गिर पड़ा। उस चौकीदार के हाथ में चोट आई थी, लेकिन फिलहाल वो वहां से भाग निकला। फटाफट कविता अपने पप्पी को गाड़ी में बैठाने लगी। निखिल ड्राइविंग सीट के साथ बैठा था। तभी निखिल और कविता वहां क्या देखते हैं, कुछ फ्लैट की बालकनी में वहां पर एक आदमी औरत और एक बच्चा है जो कि इंसान नहीं थे बल्कि जिन्नात थे और उन्हें घोर घोर कर डरावनी आंखों से देखे जा रहे थे। निखिल ने फटाफट ड्राइवर से वहां से गाड़ी निकालने के लिए कहा और कविता सीधा उन पंडित जी के पास गई। कविता ने सारी बात पंडित जी को बताई तो पंडित जी ने कहा, अब तुम उस मुसीबत से बाहर आ चुकी हो, क्योंकि उन जिन्नातों की सीमा बस उस घर तक ही सीमित है। लेकिन जो ताबीज मैंने तुम्हें दिया, फिलहाल उसे अपने पास से अलग मत करना और गलती से भी किसी भी सूरत में उस घर के अंदर मत जाना, यहां तक कि उस मोहल्ले की तरफ भी मत जाना। बाकी अब सब कुछ ठीक है। कविता अपने बचे हुए एक पप्पी के साथ आराम से रहने लगी। उसने अपने लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ ली जिससे वो अपना गुजारा कर सके। इसके बाद उसने अपनी पति को फोन किया और उसे सारी बात बताई और कविता ने अपनी गलती पर उससे माफी भी मांगी और आखिर में उसके पति ने कविता को माफ कर दिया और फिर से वह दोनों दोबारा एक साथ रहने लगे और अब उसकी जिंदगी बड़े आराम से और शांति से कट रही थी। दोस्त, आई होप आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी और जैसा भी लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।